अपनी रक्त शुद्धता का भी आग्रह उसके अंदर है कि वो अपने ही लोगों के बीच में विवाह कर रहा है, उससे बाहर नहीं जाना चाह रहा, यानी वो बाहर अपने को खोल नहीं रहा जी जी गण समाज। लेकिन एक तरफ तो यह उसकी हम कहेंगे कि उसने अपने को सीमित रखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक चरित्र और रखा हुआ है, वो उसका चरित्र है समतावादी चरित्र। वो जो समतावादी चरित्र है और जो एक जनतंत्री भूमिका उसके अंदर पैदा हो रही है कि उनकी उनकी जो गणसभा है वह एकदम बहुमत से निर्णय लेती है, सब लोग बैठ के विचार विमर्श, जो हमारे यहाँ की गणतंत्री परंपरा जो हम लोगों ने आज अडॉप्ट की हुई है, इसकी एक भूमिका हमको गणराज्य परंपरा में दिखाई दे जाती है। जनराज्यों में भी शुरू में राजा का निर्वाचन होता था, लेकिन बाद में वो निर्वाचन बंद हो गया और उनके अंदर वंशानुगत प्रवृत्तियां प्रबल हो गई। तो लेकिन ये गणराज्यों ने अपने गण प्रमुख का निर्वाचन की पद्धति बनाए रखी और गणराज्यों ने अपने को समतावादी एक धरातल पर बनाए रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सांचिया सच की आवाज। मैं हूं कुमार विजय। बहुत बहुत आभार पहले तो अपने सभी दर्शकों का कि आप हमारी श्रृंखला इतिहास बोध को बड़ा तवज्जो दे रहे हैं, उस पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उससे बड़ा आश्वस्त महसूस कर रहा हूं। और हम लोग अब तक 10 एपिसोड पूरे कर चुके हैं, तो ये सब आप सबके सहयोग और साथ से ही संभव हो पाया है। और अब जैसा कि हमने पिछले अंक में बताया था कि वैदिक काल तक का इतिहास हमने लगभग हमारे प्रोफेसर साहब आदरणीय महेश विक्रम जी ने व्याख्यायित किया इतिहास बोध के दृष्टांत के साथ। और अब हम आज वैदिक काल से आगे बढ़ेंगे, जहाँ बुद्ध की संस्कृति आती है या बौद्धकालीन स्ट्रक्चर हमें इतिहास का समझने को मिलेगा। तो हम अपने प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं अपनी तरफ से भी और अपने दर्शकों की तरफ से भी कि आप हम सब के इतिहास बोध को समृद्ध कर रहे हैं। तो आज अब हम यात्रा कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये जी हम लोगों ने पहली बात धन्यवाद आपको कि आज हम लोग इस 11वें एपिसोड में हैं आपके इतिहास बोध के। और हम लोगों ने पिछले 9 एपिसोड में वैदिक काल से जो हमारी एक संस्कृति का एक प्रवाह शुरू हुआ, अगर हम यूं कहें कि हिमालय से गंगा निकलनी शुरू हुई तो अब हम जहाँ पहुँचे हैं तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि पहाड़ों से निकल के अब एक समतल पर आती हुई संस्कृति और उसके विभिन्न आयामों का जो विकास है, हम लोग अब वहाँ पहुँच रहे हैं। अब यात्रा हरिद्वार से आगे बढ़ सकती है। तो स्वाभाविक है कि ये जो एक जिसको कहते हैं हम लोग, उसको अगर थोड़ा सा तकनीकी शब्द देना चाहें अंग्रेजी में तो उसको फॉर्मेटिव पीरियड कहते हैं, यानी प्रारंभिक निर्माण का। आपको हम लोगों ने बात की संघर्ष की, हम लोगों ने बात की समन्वय की, सिंथेसिस की, विभिन्न संस्थाओं के विकास की, उद्भव की, और उसके अंदर सामाजिक संरचनाएं भी हैं, राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति भी है और सारी चीजें थी उसमें। और जो हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन है उसके विकास के जो दौर था वह एक परिपक्व अवस्था में आ चुका था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। याद ये दिला देने की यहाँ ज्यादा जरूरत है कि ये जो कुछ भी हो रहा था अभी तक हम इसको आद्य इतिहास में ही रख पाते हैं, क्योंकि इसको कह सकते हैं कि इतने स्पष्ट प्रमाण हर चीजों के उपलब्ध नहीं होते हैं। या तो हम साहित्य पर निर्भर हो जाते हैं या पुरातत्व पर निर्भर हो जाते हैं, जैसा कि पीछे संध्या हड़प्पा सप्ताह के बारे में हुआ कि हम लोग पुरातत्व पर निर्भर हैं और वैदिक काल में हम साहित्य पर ही निर्भर हैं। तो ये एक समस्या तो रही है। और ये भी हम कह दें कि जो साहित्य भी हमको मिल रहा वो एकांगी साहित्य है, एक खास परंपरा के विकास से जुड़ा हुआ साहित्य है, इसको हम वैदिक साहित्य के रूप में देखते हैं। अब जो हम आगे देखेंगे उसमें ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोत अब हमको
मदद करने के लिए मिलते हैं। पुरातत्व भी है और साहित्य के भी एक धारा नहीं अन्य धाराएं भी हैं। जी तो एक तरह से कह सकते हैं हम ज़्यादा संपुष्ट होकर इतिहास की बात करते हैं जी और यहीं से हम लोग एक तरह से अपना वास्तविक इतिहास काल कहना शुरू कर देते हैं। जी ये तो एक बात है जी। लेकिन अगर हम ये जैसा भी आपने कहा कि वास्तविक इतिहास कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज तक पर जो आपने खत्म किया अभी वैदिक काल का, उसका बड़ा मतलब बहुत सारे चिन्ह उसके आज भी स्टेब्लिश हैं, बल्कि जो फॉर्मेटिव पीरियड का इतिहास है वो कहीं ज़्यादा गुमशुदा सा आज दिखता है। फॉर्मेटिव पीरियड का इतिहास तो उतना ही है। ये है कि चूंकि उस काल के बारे में जो हमारी कथाएं, हमारा जो साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, उसके बारे में जो कुछ भी संकल्पनाएं, उसकी अवधारणाएं हैं, उसकी जो कथाएं हैं, वो प्रक्षेपित होके दिखाई देती हैं। तो इसलिए जी, बल्कि आपका ही आप कोट करते हैं लोहिया साहब की लाइन या कि अशोक कम दिखते हैं और रामकृष्ण ज्यादा दिखते हैं। ये देखिए उसी तरह की बात है, जैसे शायद ये कहने में बहुत अनुचित नहीं होगा कि मीडिया जी आखिर इस सारी चीजों को संप्रेषित करने का माध्यम क्या था? जी माध्यम तो कथाएं ही थी। कथाएं ही थी जी। तो जैसे आज के युग में, इतने तकनीकी युग में, इतने वैज्ञानिक युग में अगर हम देखते हैं कि सारे चैनल्स कोई एक गीत गा रहे हैं तो लोगों के पास तो वही बातें पहुंच रही हैं। बिल्कुल। तो ये तो अपने आप में इतना प्रगट उदाहरण है आज की स्थितियों का कि लोगों के मानस में, चाहे वो सोशल मीडिया भी है तो सोशल मीडिया के भी कौन से चैनल्स किस प्रकार की बातें समाज के बीच में पहुंच रही हैं। तो अगर यूं कहें कि हमारे समाज में कोई चीज प्रचारित ज्यादा रही है तो आगे कैसे प्रचारित हुई है और उसके माध्यम कौन रहे हैं, स्रोत कौन रहे हैं, उसके प्रतिपादक कौन लोग रहे हैं, उसके प्रसारक कौन लोग रहे हैं, वहां पर आके सारी बातें जुड़ती हैं। तो इसलिए जैसा कि अगर हमको कहने में कुछ संदेह नहीं है कि रामचरितमानस के लिखे जाने के बाद राम कथा का जिस तरह से प्रसार हुआ, हमारे इतिहास काल में उसके पहले उसका प्रसार उस तरह से नहीं था जी। इसने एकदम ही राम कथा को एकदम जन जन तक पहुंचा दिया है। तुलसीदास को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि इसने राम कथा को जन जन तक पहुंचा दिया। राम उस रूप में, राम के तो पहले मंदिर भी नहीं मिलते हैं, राम के बारे में कोई और ज्यादा प्रचलित धारणाएं नहीं मिलती हैं, कुछ एक खास एक कथा परंपरा चलती रहती है, लेकिन वो कथा परंपरा भी इतनी ज्यादा प्रसारित नहीं थी जैसा कि तुलसीदास के रामचरितमानस की बात हुई। उसी तरह से अगर हम कहें कि सूरदास के जो कृष्ण जी के बारे में लीलाओं की बातें हैं, बहुत सारी इस तरह की, उतनी बातें प्रचारित नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि महाभारत की कथा में जो कृष्ण का जो चरित्र है वो चरित्र कहीं ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचा हुआ था, सापेक्षिक रूप से हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पूछा जाए कि लोगों के मन में बातें पहुंची कहां से हैं, तो उसका माध्यम है। बिल्कुल जी। तो सर, जब अब हम इसको समझना चाहेंगे कि क्या परिवर्तन आया जो वैदिक काल के बाद इतिहास शुरू हुआ, तो हम उसे अलग इतिहास के तौर पे या ज्यादा प्रोग्रेसिव इतिहास के तौर पे कैसे देख पा रहे हैं? ये शब्द अभी प्रयुक्त तो यूं न करें हम लोग। ये तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो इतिहास का जो परिदृश्य दिखाई देता है वह निश्चित रूप से क्रांतिकारी स्वरूप है। कई बातें हैं एक साथ प्रकट होती हैं। हमने शायद हम लोगों ने बात की थी पिछले किसी एपिसोड में कि पता नहीं यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैसे लगता है या इसके आसपास का जो भी काल है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं चिंतन का करवट का काल है। एक नई स्थितियों के उत्पन्न होने का काल है। चीन हो, ईरान हो, मिस्र हो, सभी जगह एक बड़ा परिवर्तन होता दिखाई देता है। तो इसके बारे में एक चीज तो बहुत ही साफ है, वो चीज तो यह है कि एक बड़ा भारी भौतिक परिवर्तन इस काल तक हो जाता है। वो भौतिक परिवर्तन है खासतौर से लोहे का प्रयोग। भारत में तो खासतौर से इस बात की का संबंध बनता है
कि लोहे का प्रयोग इसी काल के आसपास होना शुरू हुआ, क्योंकि इसके पहले ताम्र युगीन संस्कृति थी, ताम्रकांस्य युगीन संस्कृतियां रही। और हमको वैदिक काल के भी हम लोगों ने चर्चा की कि वैदिक कार्यों के साथ लोहा प्रारंभिक रूप से वो भी नहीं जुड़ा लगता है, वो बाद में आके जुड़ता दिखाई देता है, और वो भी बहुत सीमित मात्रा में जुड़ता दिखाई देता है। तो जब से यह लोहे का उत्पादन में प्रयोग होना शुरू हुआ, शिल्पों का एक साथ विकास होना शुरू हुआ, और स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक विस्तार हुआ और राज्य व्यवस्था उसके साथ प्रकट हुई। तो इस राज्य व्यवस्था को एक जरा सा हम लोग यहाँ व्याख्यायित कर लेने यहाँ पर जरूरी है कि जब हम वैदिक काल में थे तो जनों की स्थिति शुरू में दिखाई देती थी। यानी वैदिक जन थे, कबीले थे, उनका सरदार था, कोई अन्य आयाम राज्य व्यवस्था के विकसित नहीं हुए थे। बलि की परंपरा थी, यानी युद्धों में जो चीज जीती जा रही है उसको बांटा जा रहा है, राजा अपना हिस्सा रख रहा है, ब्राह्मणों को दे रहा है और लोगों के बीच में बांट रहा है। तो वो बलि की प्रथा थी, राजस्व जैसी व्यवस्था नहीं थी। जब राज्य व्यवस्था विकसित होती है, राज्याभिषेक की परंपरा शुरू होती है, राजा के विभिन्न पदाधिकारी बनने शुरू होते हैं, कुछ वॉलेंटरी पदाधिकारी हैं और कुछ नियुक्त पदाधिकारी हैं, इस तरह का, और समाज के भी कुछ प्रतिनिधि वर्ग उस व्यवस्था के साथ उसमें भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें होने के साथ राज्य व्यवस्था का एक रूप प्रकट हुआ, जो हमको वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल की स्थितियों में दिखाई देता है। कुछ बड़ी घटनाएं घटी, जैसा कि जनयुद्ध, बड़ा जनयुद्ध हुआ जिसको भारत युद्ध के रूप में देखते हैं, तो महाभारत की ये कथा उससे जुड़ती है जाके। तो इस तरह के विकास हो रहा था, तो उसको हम जन राज्य कहते हैं, जन से जन राज्य। और जन राज्य के लिए एक शब्द आता है, उसका जो क्षेत्र है उसको जनपद कहते हैं, यानी जन विशेष का जहां पैर पड़ा हो, जहां उसका क्षेत्र हो, वो जनपद है। और जनपद के आगे जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, यानी जब उत्तर वैदिक काल समाप्त के दौर में है, तो वो महाजनपद बन चुके हैं, उनके साथ महाशब्द लग जाता है। महाजनपद का एक खास चरित्र यह है कि उसकी केंद्रीय भूमिका में तो कहीं वो जन है कोई विशेष, जो वैदिक काल से चला आ रहा है, या वैदिक काल में जिसने कुछ विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की है, लेकिन उसका विस्तार क्षेत्रीय विस्तार हो चुका है। तो स्वाभाविक है जब क्षेत्रीय विस्तार हो चुका है तो विभिन्न प्रकार के जन समुदाय उसके अंदर सम्मिलित हो चुके हैं। यानी राज्य का वो जनराज्यीय चरित्र बदल रहा है। जब जनराज्यीय चरित्र बदलेगा तो राज्य की भूमिका भी बदल जाएगी, राज्य के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आएगा। ये बड़ी बात है जो 6ठी शताब्दी से होती है। जी, तो अब इसके बाद जो कि एक परिवर्तन का संक्रमण काल आ जाता रहा है, तो इसके बाद जो व्यवस्था में खास तौर पे परिवर्तन आया, उसको कैसे देख रहा है इतिहास? उसको बहुत हमने जैसा कहा कि चूंकि बहुत तरह के स्रोत हमारे बनने शुरू हुए जानकारी के, और एक हमको ज्यादा स्थापित साक्ष्य मिलने शुरू हो गए उस काल से। तो एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ध्यान देने की ये भी है, अभी मैंने जैसे महाजनपद की बात कही, यहीं पर जोड़ लें तो फिर हम लोग आगे और स्पष्ट करेंगे कि जनराज्यों की ही परंपरा के समय से ही एक समानांतर एक अलग राजनीतिक परिदृश्य भी चल रहा था, उसके समानांतर, जिसको हम गणराज्यों के रूप में देखते हैं। ये ऐसे गण, ऐसा समूह जो कहीं न कहीं वैदिक समाज व्यवस्था, वैदिक पुरोहितवाद या वैदिक ब्राह्मणी संस्कृति से अपने को बहुत संलग्न नहीं पा रहा था। वो अपने को अलग रख रहा था, और अलग रखने का मतलब ये था कि वो अपने को सीमित रख रहा था, वो अपना विस्तार भी नहीं कर रहा था। तो ऐसे गणराज्यों की भी उत्पत्ति होती समानांतर रूप से। इन गणराज्यों का उल्लेख इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, ये ज्यादातर हिमालय की तराई में है या उत्तर पश्चिमी सीमांत की तरफ है। तो ये जो गणराज्य, इनका सबसे खास बात यह है कि एक तो इनके यहाँ समाज व्यवस्था में उस तरह का वर्गीकरण नहीं दिखाई देता। जो जन समुदाय, गण समुदाय है, वह सभी कर्म स्वतः कर रहा है, यानी उसके अंदर कोई वर्गीकरण विभाजन नहीं है। वो खेती भी कर रहा है और वो युद्ध भी कर ले रहा है, सभी कर रहा है, लेकिन वो सीमित है।
अपनी रक्त शुद्धता का भी आग्रह उसके अंदर है कि वो अपने ही लोगों के बीच में विवाह कर रहा है, उससे बाहर नहीं जाना चाह रहा, यानी वो बाहर अपने को खोल नहीं रहा जी जी गण समाज। लेकिन एक तरफ तो यह उसकी हम कहेंगे कि उसने अपने को सीमित रखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक चरित्र और रखा हुआ है, वो उसका चरित्र है समतावादी चरित्र जी। वो जो समतावादी चरित्र है जी। और जो एक जनतंत्री भूमिका उसके अंदर पैदा हो रही है कि उनकी उनकी जो गणसभा है वह एकदम बहुमत से निर्णय लेती है, सब लोग बैठ के विचार विमर्श, जो हमारे यहाँ की गणतंत्री परंपरा जो हम लोगों ने आज अडॉप्ट की हुई है, इसकी एक भूमिका हमको गणराज्य परंपरा में दिखाई दे जाती है। जनराज्यों में भी शुरू में राजा का निर्वाचन होता था, लेकिन बाद में वो निर्वाचन बंद हो गया और उनके अंदर वंशानुगत प्रवृत्तियां प्रबल हो गई। तो लेकिन ये गणराज्यों ने अपने गण प्रमुख का निर्वाचन की पद्धति बनाए रखी और गणराज्यों ने अपने को समतावादी एक धरातल पर बनाए रखा। तो यह एक बड़ा गुण था। इस गुण का उल्लेख यहाँ इसलिए जरूरी है कि हमको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो राजतंत्रों के दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, राज्य की दृष्टि में परिवर्तन दिखाई देता है, उसकी चेतना कहीं न कहीं इस गणराज्य परंपराओं से इसका दबाव भी आता है जी। और यहीं पर इस बात को याद कर लें कि ये जो दो बड़े आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के नाम से होते हैं, महावीर और बुद्ध, ये दोनों गण परंपराओं से आए हुए लोग हैं और आए हुए होना ही इनका पर्याप्त नहीं है। यह अपना ज्ञान जो भी दे रहे हो, समाज इनके ज्ञान को जैसे भी ग्रहण कर रहा हो, लेकिन और किसी ने ग्रहण किया हो न किया हो, लेकिन राजतंत्रों ने खूब ग्रहण किया है। उस काल का कोई महत्वपूर्ण सम्राट ऐसा नहीं है जो इनसे न मिल रहा हो, और मिल ही नहीं रहा है बुद्ध से, परामर्श ले रहा हो। वह केवल आध्यात्मिक बात नहीं उससे कर रहा है, बल्कि वह उससे अपने राजनीतिक समस्याओं की भी बात कर ले रहा है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि यह एक समग्र क्रांति के रूप में दिखाई दे रही है बात। वह एक परंपरा में, एक धारा में जो बढ़ती हुई चीज थी वैदिक संस्कृति और वैदिक परंपराओं के रूप में, उस परंपराओं से आगे बढ़ते हुए उसका एक क्षितिज बदल गया, उसका पूरा क्षितिज बदल गया, महाजनपद बदल गए और महाजनपद से एक दूसरा दृष्टिकोण राज्य का पैदा हो गया और गणराज्य परंपराओं से की चेतना जो है वो कहीं न कहीं राजतंत्री परंपराओं में प्रविष्ट हो गई। यह एक बड़ी बात है। तो एक बड़ा घालमेल भी यहाँ से हुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजतांत्रिक व्यवस्था का भी। जी। तो आगे संपुष्ट होती कौन सी व्यवस्था दिख पा रही कि वो घालमेल ही चलता रहा? हाँ, देखिए यही बहुत महत्वपूर्ण है जी। हम तो यूं, जो मेरी अपनी विवेचना रही है, हमारे कुछ विवेचना इस तरह की रही कि दरअसल गणतंत्रों की समाप्ति इस बात से ही जुड़ी हुई है कि राजतंत्रों ने उनका चरित्र लेना शुरू कर दिया, अडॉप्ट कर लिया जी। तो ये चरित्र हमको आगे दिखाई देता है जितने भी आगे, और उसमें जो नेतृत्व की भूमिका है वो मगध की है, मगध महाजनपद की, जो इस नेतृत्व को ग्रहण करता है, जिसकी शुरुआत बिंबिसार से है, अजातशत्रु है, महापद नंद है, उसके पहले शिशुनाग भी है, और फिर अंत में वो मौर्यों पर आके उसका क्लाइमेक्स चरमोत्कर्ष होता है। और वह जो पूरा चरित्र है राजतंत्र का, उसने गणतंत्रीय चरित्र की, गणतंत्रीय नैतिकता को या गणतंत्रीय जो चरित्र था उसके बहुत सारे गुणों को अपने साथ आत्मसात कर लिया। और संभवतः इसका परिणाम रहा हो कि गणराज्यों ने को उनके साथ अपने को जोड़ लेने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि तो सत्ता में तो ठीक है, डेमोक्रेटिक चरित्र अडॉप्ट किया, उस नैतिकता को अडॉप्ट किया। जो धार्मिक स्ट्रक्चर रहा खासतौर पे वैदिक काल का, जिसमें एक तरफ आपने भी बताया कि जो गणतंत्री व्यवस्था थी उसमें जाति की श्रेष्ठता बोध नहीं था, और वैदिक काल में जाति की श्रेष्ठता बोध आ गया था, वर्ण क्रम पे आ गए थे, कर्म आधारित व्यवस्था आ गई थी। तो उसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? वो एक समानांतर पक्ष है इसका, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ये हम सब लोग पहले बात कर चुके हैं कि जाति व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, व्यवहार में थी, स्थापित हो चुकी थी, और उसको स्थापना के साथ साथ उसको एक धर्मशास्त्री जामा पूरी तरह से पहनाया जा चुका था। अब उसमें कोई संदेह नहीं था। ये दोनों धार्मिक जो संत हैं,
ये दोनों ही उस जाति व्यवस्था का समर्थन करते नहीं दिखाई देते, जी बल्कि अगर वो समर्थन करते भी हैं तो दूसरे रूप में करते हैं। जी कि अगर किसी गुण से किसी व्यक्ति की पहचान होती है जी। तो गुण से ही होनी चाहिए, उसके जन्म से नहीं होनी चाहिए। जी तो जहां हम जन्म से पहचान नहीं होनी चाहिए की बात करेंगे, जी। वहीं जाति व्यवस्था के हम खिलाफ खिलाफ खड़े हो होंगे। जाते हैं। जी तो बुद्ध भी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, जी तो मैं ब्राह्मण हूं इसलिए कि मैं उपदेश देता हूं। जी। ब्राह्मण का काम उपदेश देना है। जी। और यदि वो धन संचय कर रहा है, तो वह वैश्य भिन्न अन्य शिल्प कर रहा है, तो फिर वो उसको वैश्य होना चाहिए। जी। वह ये आग्रह कैसे कर सकता है? बड़ी रोचक संवाद है। एक ब्राह्मण पुत्र है अम्बष्ठ, उसके साथ बड़ा लंबा शास्त्रार्थ है बुद्ध का जी। इसी विषय को लेकर के कि वो अपने जातीय अभिमान से मुग्ध ओतप्रोत एकदम। है। जी और जी बुद्ध उसको समझाते हैं कि देखो तुम ये गलत अभिमान रखते हो, जी तुम्हारा इसका कोई आधार नहीं है। तो इस तरह के विवाद खड़े होते हैं, बहसें शुरू होती हैं। अब देखिए बहुत रोचक पक्ष ये है शायद जिस पर बहुत कम लोगों ने, मुझे तो लगता है कि इतिहास वालों ने भी और समाजशास्त्रों ने भी इस पक्ष के ऊपर किंचित ही कहीं संकेत भी किया हो, व्याख्या तो छोड़ दीजिए। और वो है आपद धर्म की बात। जी। हम जब स्थापित हो चुके हैं और हमारे खिलाफ प्रश्न खड़े होने शुरू हो चुके हैं, जाति व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, जनना जाति व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, उस पर दो बड़े आंदोलन खड़े हो गए हैं, महावीर और बुद्ध जैसे व्यक्ति खड़े हो गए हैं, समाज उनके पीछे चलने लगा है। तो यह तो बड़ी भारी चुनौती थी। चुनौती किस बात की थी? चुनौती अगर हम गुण और कर्म से वही कार्य करते आ रहे हैं जिसका हम आग्रह करते हैं तब तक तो वो चुनौती नहीं थी। लेकिन हम गुण और कर्म से वह काम न भी कर रहे हों और केवल जन्म के आधार पर अपनी श्रेष्ठता या अपनी उच्चता की बात कर रहे हों तो उसकी चुनौती तो आ जाएगी, जिसको हम दोहरी पहचान की बात करते हैं। और इस तरह की बहुत दोहरी पहचानें हमको बुद्ध काल में मिलनी शुरू हो जाती हैं। यानी ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपने जो उनको निर्देशित कर्म हैं, जो उनसे अपेक्षाएं हैं, उसका निर्वाह करते दिखाई देते हैं। लेकिन उससे तमाम ऐसे अलग ब्राह्मण हैं जो जाति से ब्राह्मण हैं और विभिन्न अन्य कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। वो कृषक भी हो सकते हैं, वो शिल्पकार भी हो सकते हैं, वो व्यापारी हो सकते हैं। तो इस तरह के विभिन्न कार्यों से जब उनका संलग्नता दिखाई देती है तो उनकी दोहरी पहचान शुरू हो जाती है। तो ये दोहरी पहचान का जो संकट है, ये चुनौती है। और ये चुनौती केवल व्यवहार की चुनौती ही नहीं है, इस सिद्धांत पर चुनौती है, जन्मा सिद्धांत पर चुनौती है। इसका जवाब देने की कोशिश है आपद धर्म। यहीं से शुरुआत होती है। ये आपद धर्म क्या है? विशेष परिस्थितियों का धर्म। यानी अगर हम कोई दूसरा कर्म कर रहे हैं तो हमको ये छूट थोड़ी सी मिलनी चाहिए कुछ समय के लिए, कि हम किसी विशेष परिस्थिति में हैं, हमको खाने का संकट हो गया है, हमको अपने पुत्री के विवाह का संकट है, तो ऐसी स्थितियों में हमने थोड़े दिन के लिए व्यापार में अपने को संलग्न कर लिया। यह है आपद धर्म। लेकिन आपद धर्म के साथ ये शर्त लगी हुई थी कि अब जैसे ही आपकी स्थिति ठीक हो आप अपने कर्म में वापस आइए। मतलब आपदा में अवसर आज नहीं तलाशा जा रहा है, तब से ही तलाशा जा रहा था। ये आपद अवसर जनित आपदा। यही से जनना जात व्यवस्था के विरुद्ध एक सचमुच बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। ये क्या है और ये किसके लिए छूट ली जा रही है? यानी हमने अपनी प्रतिष्ठा समाज की अर्जित कर स्थापित कर रखी है जन्म के आधार पर, और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी जो हमारे साथ दिक्कत हो रही है, जो हम अपने हिल डुल रहे हैं, तो उसके लिए हम समाज से परमिशन मांग रहे हैं। हम समाज से जैसे 4 वर्ण थे, तो क्या ये जो छूट आपद धर्म का नियम लागू होता था चारों वर्णों के लिए समान रूप से था? चारों वर्णों का तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि शूद्र के लिए तो कोई आपद धर्म है ही नहीं है। शूद्र तो शूद्र है, उसके लिए कोई आपद धर्म, उसके लिए कोई लिबर्टी नहीं है। और उसके अलावा भी जो निम्न वर्ण है, निम्नतर हैं, मतलब जैसे ब्राह्मण के नीचे वाले वर्ण हैं, उसको अपने ऊपर वाले कर्मों को करने का आपद धर्म नहीं है। वह अपने से नीचे वाले व्यक्ति का आपद धर्म कर्म अपना सकता है। यानी क्षत्रिय होगा तो वैश्य हो सकता है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये समझना होगा, ये सबसे जो जटिल जाल है इतिहास की, जो सबसे बारीक बुनावट है कि नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर वाले को पतित होने के तमाम अवसर दिए जा रहे हैं।
जी। जी। और नीचे वाले को हम पतित नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको लाभ के अवसर में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपको हम याद दिला दें जी, कि वैदिक काल में जब हम लोग बात कर रहे थे, जी, तो वैदिक काल में जब संश्लेषण हो रहा था, जी, तो विभिन्न समूहों को हम आत्मसात कर रहे थे। जी, उनको ऋषि भी बना रहे थे, जी, उनको राजन भी बना रहे थे, उनको अपनी व्यवस्था का हिस्सा बना रहे थे। जी, और जब वह चीज रूढ़ हो गई, जी, जन्ना हो गई, स्थापित हो गई, तब हम अब रास्ते खोजने लगे जी। अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का। इसको यह इस है रूप में भी आपत्ति। देखा जा सकता है कि जब परिवार छोटा था तो हम परिवार बड़ा करने के लिए, ताकतवर होने के लिए अपने यहाँ सबको सम्मिलित कर रहे थे, लेकिन जब ताकतवर हो गए तो एक बंदिश लगा दी गई कि अब अपने ब्रैकेट में ही रहना है। और इस बात को बहुत प्रकट रूप से धर्मसूत्र, मैंने उस दिन कहा था कि जी। वैदिक परंपरा में जो साहित्य आगे विकसित होता है, जी, तो ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद के बाद जी, का जो एक साहित्य परंपरा है वो कल्पसूत्रों की है, जिसमें श्रौत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं। जी, ये धर्म सूत्र ही स्मृतियों के प्रेडिसेसर हैं, जी, उनके पुरोगामी हैं ये। जी, और इसी में ये व्यवस्थाएं आनी शुरू हो जाती हैं, जी, इसी में वो सारे नियम बनने शुरू हो जाते जी। हैं, इसी में सारे निर्देश, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, अब क्या करना है उसको, ये सब तय हो गया है। जी, और अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो उसको ये छूट दी जा सकती है। जी, उसकी इतनी पत्नियां होंगी, उसके इतने अधिकार होंगे, जी। उसको ये छूट होगी, वगैरह वगैरह। जी, तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो आपद धर्म के अंतर्गत आती हैं। जी, हम यहीं पर चर्चा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा जी, कि ये आपद धर्म धीमे धीमे परिवर्तित होता है, जी, और आगे के कालों में जब हम एक सामंती युग में पहुंच जाते हैं, जब सारी कुछ जो कि है कुछ समुदायों के अधीन हो जाता है, जी, तो उस समय हम ये आपद धर्म परिवर्तित होकर सामान्य धर्म बन जाता है जी, कि भाई खेती तो कोई भी कर सकता सकता है, है, जी। लेकिन यह काम दूसरा नहीं करेगा। जी, यानी दूसरों के लिए वर्जनाएं जी, और अपने लिए सारी छूट, वो सहज। जी। तो यह उच्च सामान्य वर्ण के जी। जो कार्य रहे हैं उसमें कोई और नहीं प्रवेश कर नहीं, सकता नहीं, है, हाँ। लेकिन निम्न वर्ण के जो कार्य हैं और अगर उससे कोई फायदा है तो उच्च वर्ण उसमें सहजता से प्रवेश कर सकता है। ये आपद धर्म के तहत ये भ्रम न हो तो एक चीज और स्पष्ट कर दें यहाँ जी। पर, आगे के काल में जब हम उच्च वर्णों की बात करते हैं तो एक समुदाय ऐसा है जिसमें हमेशा आना जाना लगा रहता है, वो है क्षत्रिय। जी, क्योंकि क्षत्रियों में से कोई जिसकी राजसत्ता कमजोर पड़ गई, वो बाहर हो गया, जी, तो उसको तो हम शूद्रों तक पहुंचा दिया। जी, और जो नया कोई सरदार पैदा हुआ, मजबूत शक्ति पैदा हुई, जी। तो उसको हमने पीढ़ा दे दिया, आ जाओ हमारे साथ, जी, और उसको हमने क्षत्रिय बना दिया। जी, वह क्षत्रियों की एक लंबी परंपरा राजपूतों के रूप में शुरू होती है, जिसको तिलक चंदन लगा करके वंशावली बना करके सूर्य चंद्रमा से जोड़ के जी। जिसकी वंशावली बनाई जाती है। जी। यह एक वर्ग है जिसके अंदर हमेशा प्रवेश होता रहता है ऐसे समुदायों का जी। जो अपनी शक्ति के बल पर कहीं अपने आप पहचान बना लेते हैं, लेकिन इसका संबंध सामान्य कमजोर तबकों से नहीं है, जी, यह सरदार वर्गों से ही जुड़ा हुआ जी, मामला है, ताकत का ही मामला ताकत है। का ही मामला है। जी। जी। तो अब ये 11वां एपिसोड हमारा है और चूंकि अब चीज़ें बहुत नए तरीके से आएंगी तो आज ये एपिसोड और आगे नहीं ले जाते हैं। हम अगले अंक में इस पर सर से चाहेंगे कि ज़्यादा मुकम्मल तौर पर इसे हमें दिखाएं, परिलक्षित कराएं, हम समझ सकें कि किस तरीके से व्यवस्था, जैसे आज हमें समझने को मिला कि आपद धर्म के बहाने किस तरीके से छूट ली गई, लेकिन वही पीरियड ऐसा था कि एक रिवॉल्यूशन भी शुरू हुआ, चाहे हमारे यहाँ महावीर और बुद्ध के माध्यम से हुआ और दुनिया में तमाम इस तरह के चिंतक और दार्शनिक पैदा हुए जिनके माध्यम मैं से शुरू। इसमें एक चीज जोड़ दे विजय जी, तो उससे चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जी। ये जो धार्मिक क्रांति का मसला है, जी। ये धार्मिक क्रांति दो बड़े संतों दिखाई देते हैं, तमाम सारा परिदृश्य सा बना हुआ है, जी। इसमें इतने दार्शनिक हैं, इतने वेद विरोधी हैं, इतने ईश्वरवादियों के खिलाफ बोलने वाले भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, एक दार्शनिक नहीं है। जी। तो एकदम हलचल मची हुई है। जी। इस हलचल के बीच में देखा जाए जी। तो राज्य व्यवस्था भी नए ढंग से अपना नीति निर्धारित कर रही है, समाज के प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण रख के चल रही है, और वो दृष्टिकोण वहां तक पहुंचता है जो जिस अशोक के जो चिन्ह के को हम अपने आधुनिक गणतंत्र में इस्तेमाल करते हैं, वो वहां तक उसका चरमोत्कर्ष चलता है। और उसी समय जो वैदिक ब्राह्मण परंपरा है वो डिफेंस में आ जाती है, प्रतिरक्षा में आ जाती है। जी। अब ये पूरा का पूरा कि वैदिक ब्राह्मण व्यवस्था कब, क्यों कर, किन परिस्थितियों में डिफेंस
की तरफ अग्रसर हुई, जो आक्रामक थी वो क्यों अपने आप का बचाव करती नजर आई। तो अब इस पर पुष्ट तरीके से सर से हम चाहेंगे कि अगले अंक में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। और आज आप सबसे बस इतना आग्रह है कि इतिहास बोध के साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कि एक वास्तविक इतिहास अपने एक विलक्षण दृष्टि के साथ लोगों तक पहुंच सके। वो केवल किताबी इतिहास ना हो, जो सत्य का इतिहास, उससे लोग रूबरू हो सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका भी।